देखो क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, आप जानते हैं, और चेंज यानी होता है परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, ये भी आपको पता है। काज क्या है, कारण क्या है, और ये कर्ष यानी अभिशाप, ये हमारे लिए कैसे अभिशाप है, इस बात पर आपको एक टॉपिक मिली है, इसको आपको लिखना है आर्टिकल के रूप में चाहे एसे के रूप में। थोड़ा सा अंतर होता है आर्टिकल और एसे में, कि आर्टिकल जब आप लिखते हैं तो वो टॉपिक नहीं रहता बल्कि एक क्वेश्चन के रूप में रहेगा, उसमें से टॉपिक सर्च करना होगा आपको, ठीक है। और एसे में क्या है कि आपको टॉपिक मिल जाता है। हालांकि अभी भी जो एग्जामिनेशन का पेपर आपका बनता है उसमें आर्टिकल भी टॉपिक देकर देता है ताकि आपको समस्या न हो, ठीक है। ये जो है बिल्कुल ज्वलंत एक तरह से कहिए कि आज की न्यूज़ ऑफ द डे है। क्लाइमेट की बात करना यानी आज की ये बात है जिस पर सबको विचार करना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम का टॉपिक हो सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम के जो टॉपिक बनते हैं वो ध्यान दो कौन से टॉपिक बनते हैं। जब आप पेपर उठाकर देखेंगे पिछले पेपर्स तो उसमें देखेंगे कि कुछ तो होते हैं, जैसे 4 टॉपिक दिया है, 4 में से 1 करना है आपको, तो उसमें देखेंगे तो कुछ तो पुराने टॉपिक होते हैं और एक ना एक ऐसा टॉपिक होता है जो एकदम ज्वलंत मुद्दा होता है, न्यूज़ ऑफ द डे होता है, यानी आजकल जो चल रहा है उसी से रिलेटेड एक टॉपिक जरूर होती है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जब आए थे जो है सरकार में, तो उनका एक मिशन चला क्लीन गंगा मिशन, बहुत तेजी से उस समय क्वेश्चन पेपर में ये चल रहा था। उसके बाद प्लांटेशन बहुत चला है, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट चला है, जंगलों का संरक्षण। अब इस समय जो है वाटर क्राइसिस बहुत हो रही है, इस पर ये मुद्दा बन सकता है। क्लाइमेट चेंज तो एकदम ज्वलंत है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट एंड पीपल, ये बहुत ही कॉमन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा बहुत सारी टॉपिक हैं जो आज देखेंगे घूम फिर के, जैसे टेररिज्म, पॉपुलेशन, है ना, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, या सोशल इविल्स की भी बात हुई है, सामाजिक बुराइयां, तो सामाजिक बुराइयों में सब आ जाएंगे जितने हम जो है ये हमारे समाज की बुराइयां हैं, सब, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, डाउरी सिस्टम, चाइल्ड लेबर, ये सब क्या है, अरे बाल शोषण हो रहा है ना, बाल श्रम, तो ये आजकल के ये जो जैसे हो गया आपका टेररिज्म, है ना, आतंकवाद, क्लाइमेट वाली बात अभी मैं कर रहा हूँ, ये भी तो हमारी एक, हालांकि ये सोशल इविल में नहीं आएगा। सोशल इविल में ये आ सकता है कि कुछ ऐसे कार्य जिससे कि समाज में बुराइयां फैल रही हों, समाज में, जैसे डिसऑनेस्टी, हर एक क्षेत्र में डिसऑनेस्टी, सेल्फिशनेस, ये भी तो आपका मुद्दा हुआ। ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब सोशल बुराई में ये भी आ सकता है इनडिसिप्लिन, गैर अनुशासन हर क्षेत्र में। तो ये सब मुद्दे बन जाएंगे या ये सब टॉपिक बनेंगे आपके जो एग्जामिनेशन के न्यूज़ ऑफ द डे हैं। ये दिन प्रतिदिन की चीज़ों के लिए एकदम लाइव हैं, ज्वलंत या जीवंत कह लो। तो इसको आप देखिए, सबसे पहले क्लाइमेट क्या है। अब इसको करना कैसे है, तो देखो इसमें काज और कर्ष दे करके आपको हेडिंग दे दिया। जब भी हम आर्टिकल या ऐसे लिख रहे हों तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन यानी उससे रिलेटेड बात करेंगे, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी, क्या है, कैसे है, कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें, यानी उसकी प्रस्तावना या परिचय। दूसरा आप दिमाग में रखिए, कॉन्टेक्स्ट होता है प्रत्येक जो है टॉपिक का। कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, प्रसंग यानी उससे रिलेटेड बातें जो भी हो रही हैं और जो ज़रूरी हैं। जैसे आप एक्सप्लेन, वो रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, हिंदी में आप संदर्भ प्रसंग लिखते हैं, तो संदर्भ में क्या है कि ये कहाँ से लिया गया, प्रसंग में क्या है इसमें किसके बारे में बात हो रही है। संदर्भ में क्या लिखते हैं, रेफरेंस में लिखते हैं कि ये लिया कहाँ से गया, ये बात आई कहाँ से प्रोड्यूस हुई। और दूसरी कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वही कॉन्टेक्स्ट होता है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक वैसे ही आप
ऐसे को या आर्टिकल को लिखना शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद कंटेक्स्ट दिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। डिस्क्रिप्शन यानी होता है वर्णन। वर्णन में दो टॉपिक, आप दो हेडिंग आपको मिल गई आउटलाइन कि इसका कारण लिखना है और ये कर्स है, अभिशाप है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद अंतिम में इस कंक्लूजन, यानी कुल आपके पास हेडिंग बन गई, एक इंट्रोडक्शन, दूसरा कॉन्टेक्स्ट, तीसरा हो गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दो पार्ट कर दीजिए, काज एंड कर्स, और अगला हेडिंग आप लेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब इतने में ही आपको अपनी आर्टिकल को लिखना है। ये हेडिंग इसलिए आउटलाइन लिखना चाहिए। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो हमने आपको पहले भी कहा है कि आप एक पेज लीजिए जिस पर क्या करना है, रफ वाला पेज जो तैयार करते हैं उस पर आप आउटलाइन लिख लीजिए। इससे क्या होता है कि भाई मैटर तो बहुत होता है दिमाग में, उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। जब हम हेडिंग बनाते हैं या आउटलाइन तैयार करते हैं तो उससे हमारा मैटर जो है वो कलेक्ट होने लगता है कि इसमें क्या लिखना है। तो हेडिंग तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे समरी वगैरह लिखाता हूं तो उसमें भी यही बात है, वो हेडिंग आप ले लेंगे तो क्या होगा कि वो मैटर आपको, और सबसे बड़ी चीज़ होती है हेडिंग की कि एक लाइन या एक दो शब्दों की हेडिंग तैयार करने से उसमें जितने भी मैटर हैं वो आपके दिमाग में चलने लगते हैं। इसलिए आउटलाइन तैयार कर लेना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख रहे हैं तो ये बात आपको अपनानी चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी तुरंत आउटलाइन बनाओ कि कौन कौन सी बात इसमें लिखनी है। तो जिस भी आउटलाइन को तैयार करेंगे, एक आउटलाइन में या एक हेडिंग में 4-6 लाइनें दिमाग में आ गई तो आपका क्वेश्चन का आंसर तैयार। ठीक है, तो हेडिंग ले लिया। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा है, अब हम इस पर सिमट रहे हैं क्योंकि इसमें लिखी गई बात को पढ़ेंगे, उससे हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और अपने अंदर कुछ शब्द सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कहा क्लाइमेट चेंज, किसकी बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज, ए टॉपिक दैट इंक्लूड्स ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द रिलेटिवली अब्रप्ट शिफ्ट इन वेदर पैटर्न्स दैट हैज अकर्ड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स। इसमें कहा इसने कि क्लाइमेट चेंज की जब बात होती है तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी समाहित है। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोब का मतलब हो गया पूरा विश्व, गोलार्ध या इसको कहो वैश्वीकरण, विश्व स्तर पर ये जो है वार्मिंग यानी गर्म, यानी विश्व स्तर पर या ग्लोब की वार्मिंग, पूरे गोलार्ध की गर्मी जो है वो बढ़ रही है, ग्लोब वार्मिंग बढ़ रही है। ये सब इसमें समाहित हो जाता है जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। फिर कहा इसने कि दिस इंक्लूड्स, और ये कुछ डिकेड से शुरू हुआ है। डिकेड यानी दशक, यानी कुछ दशकों से ये क्लाइमेट चेंजिंग और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुई और ये कुछ डिकेड, कुछ दशकों से ही शुरू हुई है। दिस इंक्लूड्स द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, और इसके अंदर कुछ मामले समाहित किए जाते हैं उन तथ्यों को जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए कुछ उत्तरदायी जो है तथ्य हैं। द बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच चेंजेस एंड द पॉसिबल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक एंड लीगल सॉल्यूशंस टू अवॉइड मोर एक्सट्रीम पर्टर्बेशंस। यानी ये जो है हमारे इसके चेंज के तथ्य हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल, जो जैविक प्रक्रिया है वो इसका कारण है। जैविक प्रक्रिया यानी जीवन शैली आजकल की जो है वो क्लाइमेट चेंज का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण है। अब ये कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा टॉपिक हो गया, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो गया कि जीवन शैली कैसे है। तो जीवन शैली मतलब आपके रहन सहन, खान पान या आपका जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, उसमें आप जितनी चीज़ें प्रयोग करने लगे या जिस तरह से आप रहना शुरू कर दिए हैं नेचर से दूर, आर्टिफिशियल जिंदगी जीने के लिए जब से आप तैयार हुए हैं, तभी से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। इसके लिए कि आपके यूज की, पहले एक ही कपड़े में एक साल एक आदमी व्यतीत कर लेता था,
आज सबके पास 10-10, 20-20 अलमारी भरी हुई है। और धीरे धीरे, यानी वो एक एग्जाम्पल दिया मैंने एक वस्त्र का, इससे रिलेटेड आप हर एक चीज देख लीजिए। यानी आप प्रकृति से दूर और आर्टिफिशियलिटी में ज्यादा जी रहे हैं, और इन सब के आर्टिफिशियल चीजों के प्रोडक्शन में जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, प्रोडक्शन में जो भी वो कार्य हो रहा है, उससे जितना प्रदूषण हो रहा है वो हमारे क्लाइमेट को हार्मफुल है, या वो इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहा है, और प्रदूषण के कारण ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद उसने कहा सोशियोलॉजिकल भी है, इसमें सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इसी तरह की हो गई हैं, जो इसका कारण है। इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग है, भाई हम इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस क्षेत्र में काम भी बहुत तेजी से हो रहा है, विकास के नाम पर इंजीनियरिंग वर्क्स हो रहे हैं, और उनके वजह से हमारा क्लाइमेट प्रभावित हो रहा है। क्यों? जैसे अब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप इंजीनियर बन के क्या करेंगे? आप आजकल की चीज़ों को ही ना प्रोड्यूस करेंगे, और वो प्रोडक्शन के लिए जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, फैक्ट्री छोड़ दो, आ जाओ भाई, उसमें कई क्षेत्र होने हो गए। इंजीनियरिंग के जब क्षेत्र में बात करेंगे तो उसमें कई क्षेत्र हैं भाई, सिविल इंजीनियरिंग और क्या कहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वाली इंजीनियरिंग, उसमें बहुत सारे वो हैं, पार्ट हैं। तो जब उनकी बात आप करेंगे तो हर एक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप काम करने जाएंगे, जैसे अभी सिविल इंजीनियरिंग वाले जितनी रोड मैप तैयार हो रही है, रोड बन रही है, क्या आप समझ रहे हैं कि इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्या? पूरा का पूरा भाई क्लाइमेट को ही डिस्टर्ब कर रख दिया है इसने। हम नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना ही नहीं चाहते हैं, हमको तो आर्टिफिशियल चाहिए। सड़क ऐसी चाहिए जिस पर हम बिस्तर लगा के सो लें, भले ही घर में ऐसी व्यवस्था ना हो, लेकिन सड़क पर ऐसी व्यवस्था चाहिए। तो उसकी व्यवस्था यदि बनाई जा रही है तो उसमें कौन प्रभावित हो रहा है? पूरा का पूरा हमारी जो है नेचुरल प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब है। पौधे काटे गए, धूल हुआ, ये जो जितना आप देख रहे हैं क्या कहते हैं वो मटेरियल बनाए जाते हैं ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे ये क्रेशर प्लांट्स हैं, इसके लिए क्रेशर प्लांट बैठाए जाते हैं, उससे जो है मटेरियल तैयार करने के लिए। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब पूरे के पूरे क्लाइमेट को डिस्टर्ब करके रखे हैं। इसको जब आप वाइडली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी तरह क्लाइमेट को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन आज की आधुनिकता और आज के जो विकास की एक प्रक्रिया को हमने मान रखा है, उसकी वजह से हम उसे भी नहीं रोक पा रहे हैं और इधर ये डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए हर एक क्षेत्र जो आज की, जिसको हम आधुनिकता के रूप में देख रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों को हम आधुनिक समझ रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। फ्यूचर जो है इस पृथ्वी का पूरी तरह डिस्टर्ब है। इसीलिए इस पर वर्क भी शुरू हो गया है। इंटरनेशनल ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष की समस्या है, लेकिन इसमें व्यक्ति विशेष को शामिल होना पड़ेगा। व्यक्ति यानी एक एक व्यक्ति यदि इसमें शामिल नहीं होगा तो शायद इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं को भी लिमिट करना पड़ेगा, और इस जो क्लाइमेट के लिए जो भी उत्तरदायी चीजें हैं उनको लिमिट करने का प्रयास करना पड़ेगा। काज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब आइए देखिए, काज पर डिस्क्रिप्टिव वर्णन करने जा रहा है। कारण क्या है क्लाइमेट चेंज का? तो मोस्ट क्लाइमेट साइंटिस्ट एग्री दैट। अब देखिए, क्लाइमेट एक एरिया हो गई हमारी, क्लाइमेट चेंजिंग एक क्या हो गया? एक क्षेत्र है। आप जानिए, इस पर एक अलग वैज्ञानिकों का ग्रुप काम कर रहा है। तो जो क्लाइमेट चेंज के वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि द मेन काज ऑफ द करेंट ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड इज ह्यूमन एक्सपेंशन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट warming that results when the atmosphere trap heat radiating from earth towards space। कारण यही है एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब जो हमारी हरियाली है, जो पृथ्वी की हरियाली है, जहां से वो प्रभावित होती है, वहीं से हमारा क्लाइमेट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है।
मीनिंग क्लियर हो रही है ना कि ग्रीन हाउस, जैसे यहां एक नाम दिया इसने ना, क्या दिया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस क्या है, यहां कोई हरे घर की बात नहीं हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक फ्रेज के रूप में दिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो ये जो पृथ्वी है इसकी जो ग्रीनरी है, हरियाली, जब वो डिस्टर्ब होती है तो क्लाइमेट प्रभावित होता है, और क्लाइमेट प्रभावित हुआ तो चेंज हुआ क्लाइमेट। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है, क्या, पृथ्वी की हरियाली का समाप्त होना। अरे भाई आप देखिए, छोटे गांव में ही देख लीजिए ना, घास तक जो है रहने नहीं दे रहे हैं लोग। घास भी कहीं उग रही है तो उसके लिए दवा मार के उसको समाप्त करते हैं। आप समझिए ये छोटी है लेकिन बहुत ब्लंडर है, वो भी हमारे इस प्रकृति का एक हिस्सा है और आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। पूरी प्रकृति को बनाए रखने के लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को ध्यान रखना जरूरी है। कितना चिकना और साफ सुथरा रहना चाहिए, इसके लिए हम परेशान हैं, और ये पता नहीं है कि ये चिकना और साफ सुथरा तभी तक रहेगा जब तक कि पृथ्वी स्वस्थ रहेगी। तो सबसे बड़ा प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ब्लॉक हीट फ्रॉम एस्केपिंग, और कुछ गैसेज ऐसी हैं, सर्टेन निश्चित गैसेज ऐसी हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को, वातावरण को ब्लॉक कर देती हैं, उसकी हीट को, गर्मी को फ्रॉम एस्केपिंग, निकलने से, यानी इसकी गर्मी को निकलने से रोक देने वाली तमाम गैस हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी वजह से ये रुक जा रहा है और गर्मी यहाँ बढ़ रही है। यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो क्या है, उसमें ऐसी गैसेज हो गई हैं जिनकी वजह से हीट निकल नहीं रही है, वो ब्लॉक हो जा रही है, जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। सच एज वाटर वेपर विच रिस्पॉन्ड्स फिजिकली और केमिकली टू चेंज इन टेम्परेचर आर सीन एज फीडबैक्स। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर ह्यूमन एक्टिविटीज आर चेंजिंग, पृथ्वी पर मानव की जो क्रियाशीलता है वो बहुत तेज बदल रही है। द नेचुरल ग्रीन हाउस, यानी प्राकृतिक ग्रीन हाउस, मतलब प्राकृतिक हरियाली जो है वो पूरी तरह प्रभावित हो रही है। ओवर द लास्ट सेंचुरी, पिछले शताब्दियों से, द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, फॉसिल्स फ्यूल्स का जलना। फॉसिल्स फ्यूल क्या है, अरे फॉसिल्स क्या कहते हैं उसको, हाँ जीवाश्म, उनका जो है जलना, और उसके रूप में कोयला, कोयला क्या है, उसी का हिस्सा न है, तो उसका जो है फॉसिल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल, यानी जो फॉसिल्स फ्यूल हैं जैसे कोयला हो गया, तेल हो गए, हैज इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी CO2 को हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, किसकी वजह से, ऑयल, ये फॉसिल्स फ्यूल है, फ्यूल माने ईंधन, फ्यूल का मतलब ईंधन, फॉसिल्स यानी जीवाश्म। ये कैसे बनता है आपको पता है, कोयला या जो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जिसको हम खनिज तेल कहते हैं, ये कैसे बनता है बताइए, कभी इसके बारे में सोचा? पहले इसके बारे में बहुत अच्छा एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें पूरा इसी पर वो है। पृथ्वी के नीचे से निकलता है, पृथ्वी के नीचे बहुत बड़े बड़े समुद्री जानवर दबे पड़े हैं, और वो दबे पड़े होने के कारण अब 1-2 साल नहीं, लाखों साल से पड़े हुए हैं, जो मर करके वो कन्वर्ट होते हैं, उनकी डेड बॉडीज से जो कन्वर्ट होता है। छोटे मोटे जीव की बात नहीं हो रही है, समुद्री जीवों की बात हो रही है जो बहुत लंबे और चौड़े। भाई सबसे बड़ी मछली व्हेल के रूप में सबसे बड़ा जीव माना जाता है ना पृथ्वी का। तो ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां या बड़े बड़े जीव जो पृथ्वी के नीचे दबे पड़े हैं, तो कई लाखों वर्षों के बाद वो क्या बनते हैं, खनिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रीनरी जो है हमारी पृथ्वी की, वो सुरक्षित रह सके, इसके लिए दूसरे वर्क होने लगे हैं। जैसे अभी एक नया वो आ रहा था कि अब हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेंगी,
हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेंगी तो पानी से भी गाड़ियां चलने लगेंगी, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो प्रक्रिया ये चल रही है कि हाइड्रोजन से चले और ऑक्सीजन बाहर निकले, तो ऑक्सीजन छोड़ेगा तो क्लाइमेट, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में हो जाएगा और हाइड्रोजन से गाड़ियां चलने लगेंगी। इंजन, ऐसा इंजन तैयार किया जाए। भाई वर्क क्या करना है कि ऐसे इंजन जो अभी तक फ्यूल्स से चल रहे थे वो तैयार हों, उनमें से कुछ भाई गैस वाली जो गाड़ियां आई हैं, कम प्रदूषण के लिए अभी बहुत सारा वर्क हो रहा है। जैसे अभी एक दिन चर्चा चल रही थी कि गन्ने के रस से वो बनाया जा रहा है फ्यूल, गन्ने के रस से। ऐसा क्यों हो रहा है? बायोकेमिकल के माध्यम से या ये जो बायोकेमिकल रिसर्च के माध्यम से ये देखा जा रहा है और कम पैसे में। उसको ये हुआ कि यदि गन्ने के रस से फ्यूल तैयार कर दिया जाए और गाड़ियां चलने लगे तो उससे दो फायदा होगा। एक क्या होगा कि किसानों का फायदा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और किसानों को डायरेक्ट लागत का उसका लाभ मिलना शुरू होगा। तो एक तरफ उनकी इनकम बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो हमारा वो एटमॉस्फेयर है वो यदि इनसे चलने लगेगा तो क्या होगा, बायोलॉजिकली होगा, तो हमारा वातावरण भी प्रभावित नहीं होगा। चल रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा इंटरनेशनल है, तो इस पर रिसर्च भी इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। तो ये CO2 जो है वो हमारे जो है वातावरण को डिस्टर्ब कर रहा है। टू लेक्सर एक्सटेंट द क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। और इसका दूसरा कारण, क्लाइमेट चेंज का दूसरा कारण जो है वो ये भी है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इंडस्ट्री और उद्योग के जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो स्थापित हो रहे हैं, यानी खेती का कार्य कम हो रहा है और उद्योग अधिक स्थापित हो रहे हैं। एंड द अदर ह्यूमन एक्टिविटीज हैज इंक्रीज्ड कंसंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। और मनुष्य की अलग अलग जो एक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं जो वो पूरी तरह से पृथ्वी को प्रभावित कर रहे हैं या क्लाइमेट को, एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कर्सेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब आइए इसका कर्सेज देखते हैं, अभिशाप क्या क्या है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंजिंग द नेचुरल एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट बट सर्टेन इफेक्ट सीम लाइकली। यानी इस क्लाइमेट चेंजिंग का सीधा सीधा कोई जो है प्रभाव करने का जो प्रेडिक्ट है, भविष्यवाणी है, वह कठिन है, लेकिन ये दिख भी रहा है। यानी आने वाला भविष्य कैसा होगा इससे ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये दिख भी रहा है। द अर्थ विल बिकम वार्मर। और इसका प्रभाव कर्ष ये होगा कि पृथ्वी वार्मर हो जाएगी, यानी अधिक गर्म हो जाएगी। और सम रीजन्स में वेलकम वार्मर टेम्परेचर्स बट अदर्स में नॉट। कुछ जगहों पर तो लोग इस गर्मी का स्वागत कर रहे हैं। जहां ठंडी ही ठंडी पड़ती थी वहां तो गर्मी अब आएगी तो उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहां गर्मी ही गर्मी पड़ती है उनके लिए खतरनाक हो सकता है। वार्मर कंडीशन विल प्रोबेबली लीड टू मोर इवेपोरेशन एंड precipitation overall, but individual regions will vary, some becoming wetter and other drier. Some crops and other plants may respond favorably to increase atmospheric CO2, growing more vigorously and using water more efficiently. यानी इस क्लाइमेट चेंज से कुछ चीजें जो है उससे फ्लरिश होंगी, बढ़ेंगी, फलेंगी, फूलेंगी, और कुछ चीजें बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। प्रभाव यानी एक तरफ इसका प्रभाव अच्छा और एक तरफ इसका प्रभाव बुरा भी है। तो जहां इसकी जरूरत है वार्म की वो इसका वेलकम कर रहे हैं, और जहां इसकी जरूरत नहीं है वो उससे प्रताड़ित किए जा रहे हैं या उससे परेशान हो रहे हैं। At the same time, higher temperature and shifting climate patterns may change the areas where crops grow best and affect the makeup natural plant communities.
यानी जहाँ ये जो क्लाइमेट हाइयर टेम्परेचर है वो ये ऐसे बदलता रहा तो जहाँ की फसलें अच्छी होती हैं वो प्रभावित हो जाएंगी, और जहाँ नेचुरल प्लांट नहीं होते थे वहाँ नेचुरल प्लांट होना शुरू हो जाएंगे। ये हुआ इसका कर्स। इसको तो कई रूप में देख सकते हैं। इसको यदि डिस्क्राइब करना हो तो बहुत लंबा इसमें बात हो सकती है कि कहाँ कहाँ से ये हमको प्रभावित कर रहा है। भाई बीमारियों का कारण हमारी क्लाइमेट चेंजिंग ही तो है। तमाम तरह की नई नई बीमारियां डेवलप हो रही हैं। दूसरी तरफ जो पैदावार है वो भी प्रभावित हो रही है, इसी की वजह से है। अब उसको डेवलप करने के लिए हम और भी, यानी पैदावार बढ़ाने के लिए और भी अधिक केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, वो और भी खतरनाक होता जा रहा है। तो कई रूपों में, यानी पूरी तरह से एक लाइन में यदि हम निष्कर्ष निकालें, अब आइए हम निष्कर्ष पर बात करते हैं। हालांकि इसमें कंक्लूजन नहीं दिया, लेकिन हम कंक्लूजन की बात करें कि निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष यही है कि क्लाइमेट चेंजिंग को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। अवेयरनेस सबके अंदर आनी पड़ेगी। अभी तक तो सबके पास ये बात पहुंच ही नहीं पा रही है कि जो कार्य उसके द्वारा हो रहा है उससे क्लाइमेट भी प्रभावित हो रहा है। जैसे छोटे किसान ही हो गए, गांव में रहने वाले छोटे वर्ग के लोग हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हो गए, उनको ये पता ही नहीं है। उनको तो लगता है कि हमें आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कुछ भी करना चाहिए, और इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो पूरी तरह से क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर रहा है। चाहे वो फैक्ट्री का हो, इंडस्ट्री का हो, या सामान्य क्षेत्रों में भी, यानी हर एक कार्यों में। जैसे हम किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, आजकल जो है साइकिल की जगह मोटरसाइकिल बहुत तेज यूज हो रही है, और मोटरसाइकिल जिनके पास थी अब वो भाई 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। गांव में भी प्रदूषण का पूरा माहौल तैयार हो चुका है। घर घर में नेचुरल कम आर्टिफिशियल अधिक चीज़ों का प्रयोग होने लगा है। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर रहा है। हालांकि बहुत कुछ प्रयास हुआ है। जैसे पहले घरों में जो है चूल्हे जलते थे, उनसे निकलने वाला धुआं वो क्लाइमेट को डिस्टर्ब करता था। उसको समाप्त करने के लिए गैस, घर घर में गैस पहुंचाई गई। अब भी लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले कोयले के भट्ठे अधिक जलते थे, अब जो है गैस के ही जलाए जाते हैं। तो ये सब है। इन सब से कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा वातावरण प्रभावित हो रहा है। हमें इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें आर्टिफिशियल को कम महत्व देना चाहिए और नेचुरल चीज़ों को अधिक महत्व देना चाहिए, और हमें ग्रीनरी पर ध्यान देना चाहिए। हरियाली बढ़े, प्लांटेशन करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन न हो, पेड़ों की कटाई कम हो, और जो है प्लांटेशन अधिक हो, ताकि पृथ्वी की हरियाली बनी रहे और हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकें और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम कर सकें। ये हम सबकी जिम्मेदारी